Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter number 11, theory of supply. Okay, and the topic is change in quantity supplied and change in supply, in which we will study increase in demand, increase in supply, and decrease in supply. So this is our lecture number 4. So actually, student, in our previous lecture we have discussed the change in quantity supplied and change in supply, okay, in which we studied about the contraction of demand and contraction of supply and एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई का हमेशा वही बात है ना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है. आज मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, बार बार डिमांड निकल जाता है, कई बार ये सप्लाई बोलते हुए. ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, सो आज जो है हम लोग स्टडी करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. तो ये जो टॉपिक है ये हमारा किस चीज का टॉपिक है? चेंज इन सप्लाई का. ओके, चेंज इन सप्लाई या यू कैन से शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. तो ये वो टॉपिक है और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई जो होती है वो क्या होता है? दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड changes due to change in factors other than own price of the commodity. ठीक है, कि प्राइस के अलावा जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं, जब उनमें चेंज आने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है. ठीक है, तो वो उस टाइप के जो चेंजेस होते हैं वो हमारे किसमें क्या होते हैं? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई में आते हैं. सच एज चेंजेस, और ये जो चेंजेस है जैसे हमने कहा कि अदर डिटर्मिनेंट्स में या अदर फैक्टर्स में चेंज होने से होता है, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन इनपुट प्राइस. Okay, so it is called shift in supply curve, or in this case the entire supply curve either shift upward to the left or downward to the right of the initial supply curve. So when due to change in these other factors supply falls, it is called decrease in supply, and when supply rises, so it is called increase in supply. ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा इसके बारे में आपको बता दिया था कि ये क्या होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई यानी व्हेन सप्लाई, yes, when supply of a commodity changes due to factors other than changes due to factor other than its own price. इस अपने प्राइसेस के अलावा जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से जब हमारी सप्लाई में चेंज आता है, तो सच एज चेंज इन एक्सेप्शंस, ओके, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, change in expectations, state of technology or goals of a firm, then it is called increase or decrease in supply. So such changes are represented by forward एंड बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ये कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सप्लाई में चेंज आता है, यानी जब वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो जैसे ये हमारा सप्लाई कर्व है एसएस. ओके, तो ये सप्लाई कर्व है, तो ये या तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, S1 पर इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब डिक्रीज इन सप्लाई होगी तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो टोटली हमारा सप्लाई कर्व क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है सप्लाई कर्व में. क्लियर? So first we will study increase in supply. So increase in supply अब क्या होगा? Increase in supply में क्या होगा? ये वो सिचुएशन होगी जब प्राइस के अलावा जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें चेंज आने से अगर हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो यानी हमारा सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, किस वजह से? प्राइस के अलावा जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें चेंजेस आने की वजह से. ठीक है, सो इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन मोर इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस. मतलब कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, ठीक है, जो भी प्राइस उस टाइम चल रहा है उस कमोडिटी का, उस
एग्जिस्टिंग प्राइस पर अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है और वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, सो इट लीड्स टू अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। ओके, सो इसे फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो हम इसको क्या कर सकते हैं, टेबल से, जैसे आप देख रहे हैं टेबल से हम इसे मेंशन कर सकते हैं। सो दिस टेबल शोज दैट इनिशियली आपके पास ये क्या है, 20 यूनिट्स। ओके, इनिशियली 20 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। ओके, जब आपके पास प्राइस 10 पर यूनिट्स है तो उस पर इनिशियली आप कितने की सप्लाई हो रही है, 20 यूनिट्स की। तो owing to some cases generally related to reduction in the cost of production, ठीक है, आमतौर पे जैसे प्रोडक्शन की जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है उस वजह से, सो फर्म्स आर नाउ विलिंग टू सप्लाई 30 यूनिट्स even when own price of the commodity stays at 10 rupees per unit। ओके, हालांकि अभी भी रुपीस कितने प्राइस है उसके कम्युनिटी के, 10 रुपीज ही हैं, लेकिन क्योंकि दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, इट मींस कि अगर मान लो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, तो वहां पर अब सप्लायर जो है या प्रोड्यूसर है वो क्या चीज डिसाइड कर रहा है कि वो अब 20 की जगह 30 यूनिट जो है वो सप्लाई करेगा। ओके, सो ये साफ क्लियर कर रहा है कि एग्जिस्टिंग प्राइसेस के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो जब आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है, तो वहां पर फिर क्या कहलाएगी, वो इंक्रीज इन सप्लाई। सो नाउ वी एक्सप्लेन इट बाय द डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम you can see, yes, so it implies a forward shift of in supply का। अब देखिए पहले क्या था, हमारे पास 10 थे, ठीक है, ये 10 रुपीज पर यूनिट आपके पास प्राइस था। इस 10 के ऊपर कितनी आपके पास क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, 20 की। नीचे हमने क्वांटिटी को देखो, शोज द प्राइस ऑन ओ वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑन ओ एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर हमने प्राइस को शो किया है, यहाँ हमने क्वांटिटी सप्लाई को शो किया है। अब 10 रुपीज के ऊपर हमारे पास पहले कितनी है क्वांटिटी सप्लाई, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई है 20। ओके, अब प्राइजेस तो आपके पास कांस्टेंट नहीं, प्राइजेस तो वही है 10, लेकिन आपके पास अब सप्लाई बढ़कर कितनी हो गई है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़कर 30 हो गई है। ओके, तो आपका पहला सप्लाई कब, जैसे हमने एक ये सप्लाई कब ये बना दिया S1, तो इसमें अब आपने क्या करना है, स्केल से बिल्कुल इसके पैरेलल आपने आगे, क्योंकि अब ए पहले ए पर था, अब ये कहाँ पर आ गया, शिफ्ट हो गया बी पर। सो आपका न्यू सप्लाई कब क्या बन गया, ये पैरेलल टू इसके S1 के आपने दूसरा सप्लाई कब बना देना है बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास S2 क्या हो गया आपके पास, यानी कि यहाँ पर सप्लाई कब आपके पास फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ओके, मतलब ये वो वाली कंडीशन देखो, ये हमारा सप्लाई कर्व है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ। यहाँ पर हमें ऐसे अगर हम बनाते तो हमें लगता है जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है नीचे आ गया ये, ठीक है, जबकि ये क्या होता है, ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है, ये फॉरवर्ड मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, सो यहाँ पर इससे देख सकते हो आप कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर ये सप्लाई कर्व जो है इंक्रीज को इंक्रीज इन सप्लाई को शो करता है। ओके, सो यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि इट इम्प्लाइज अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व as from S1 to S2. Okay, and the producer shift from point A on the old supply curve to point B on the new supply curve. Clear? अब now the next is causes of increase in supply। अब हमने बात की है, क्योंकि वहां पर जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई में, तो हम कह रहे हैं ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्योंकि हम उसमें, क्योंकि अदर फैक्टर्स में आपके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, नंबर ऑफ फॉर्म्स आ जाएंगी, गोल्स ऑफ अ फॉर्म आएगा, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ओके, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाते हैं आपके पास, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, तो बहुत सारे हैं। तो उसमें अब कोई चीज बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज होगी, किसी चीज के कम होने से सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन प्राइस। जब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब वो कॉजेज बताने हैं, तो सेम यही कॉजेज आप लिखोगे, क्या होगा, देखिए सप्लाई इंक्रीज कब कब होगी,
तो उसके कुछ कौन कौन कब कब हो सकती है, जब क्या होगा, पहला इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसर सप्लाई भी पहले से ज्यादा कर पाएगा। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई ज्यादा होगी। सेकंड क्या हो सकता है, जो हमारे क्या है, हमारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके प्राइसेस अगर क्या हो जाएंगे, उनके प्राइसेस रिड्यूस हो जाए, ठीक है, मतलब अब हमें जो है, मान लो वेजेस कम देने पड़ रहे हैं, रेंट कम देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई, सप्लायर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, जो वो फैक्टर्स यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें अब उसको पहले से कम क्या देने हैं, फैक्टर प्राइजेस देने हैं, तो उससे उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ रही है और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो सप्लाई ज्यादा होगी। सो रिडक्शन इन फैक्टर प्राइजेस कॉजिंग अ फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो थर्ड इज, अब थर्ड क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट, कंपीटिंग जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट है, अगर उसके प्राइस डिक्रीज हो जाए, जैसे हमारा टी एंड कॉफी है, ठीक है, सो टी एंड कॉफी है, तो अगर मान लो टी हम की सप्लाई कर रहे हैं और कॉफी है, कॉफी के प्राइस अगर डिक्रीज हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है, अगर उसके हमारी जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसके प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो हम अपनी जो हमारा प्रोडक्ट है चाय, उस अब वो महंगा हो गया मार्केट में, तो उसकी सप्लाई हम ज्यादा करेंगे, सो इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू सेल मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, तो उस एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करेगा, यानी उसकी सप्लाई ज्यादा करेगा। ओके, आगे नेक्स्ट और क्या रीजन है, जैसे अब हमारे पास और क्या थे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फर्म्स, सो नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, मार्केट सप्लाई होगी। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने से इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, इट कोजेज इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई, इससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इवन व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स द सेम, है कि आपके उस कमोडिटी के प्राइस सेम ही है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स अब इंक्रीज हो गई हैं, तो जितनी ज्यादा फर्म्स मार्केट में आएंगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो भी सप्लाई करेंगी, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड फॉल्स इन, अब मान लो फ्यूचर में क्या है, हमें फ्यूचर में प्राइस के, अपने प्रोडक्ट के प्राइस के फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है, कि हमारा जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर जो सेल कर रहा है उसको ये एक्सपेक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे, तो कम होंगे तो वो अब क्या सोचेगा प्रेजेंट में, कि वो अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सो एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर में उसको अपनी कमोडिटी के प्राइसेस के फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है, सो इट प्रॉम्प्ट्स द इट prompts the producer to increase their current supply। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था और क्या डिटर्मिनेंट्स था इसके, गोल्स ऑफ अ फर्म, तो एक फर्म के दो तरह के गोल्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो अगर गवर्नमेंट, अगर एक फर्म है उसका मेन मोटिव क्या है, सेल को मैक्सिमाइज करना, तो सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए वो हमेशा एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ज्यादा सप्लाई करेगा, तो शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मान लो एक फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह उसका गोल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे। सो क्लियरेंस सेल ऑफन लीड टू हायर सप्लाईज इवन व्हेन प्राइस रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट क्या थी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी में दो आती है, एक तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दूसरे सब्सिडीज देती है। तो अब टैक्स लगाती है तो क्या होगा, उतना ज्यादा पैसा जो सप्लायर का किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास, तो वो कम सप्लाई करेगा, और जितना वो सब्सिडीज देगी, छूट देगी, उतना सप्लायर की क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो इट मीन्स की क्या करना चाहिए, क्या होगा, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम कर देती है, टैक्स को डिक्रीज कर देती है और सब्सिडीज ज्यादा देती है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी। सो डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो दिस induces the producer to increase supplies even when price remains the same। Okay, so now the next is decrease in supply।
तो ये हमारे पास हो गया इंक्रीज इन सप्लाई का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई। सो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगी? अब डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा कि जब हमारे अदर फैक्टर्स जो हैं उनमें चेंज आने से हमारी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो हमारी कौन सी सिचुएशन होगी? डिक्रीज इन सप्लाई की। यानी डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन लेस इज सप्लाइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, जो उस कमोडिटी का एग्जिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर अगर हमारी सप्लाई कम हो जाती है, तो वो सिचुएशन किसकी होगी? डिक्रीज इन सप्लाई। क्यों? ये किस वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन प्राइस। सो इट लीड्स टू अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इससे क्या होगा? हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी द डायग्राम, सॉरी शेड्यूल। सो डिक्रीज इन सप्लाई, यस। सो डिक्रीज इन सप्लाई में आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम टेबल्स की बात करें तो इस टेबल के अंदर आपको साफ नजर आ रहे हैं। ये टेबल आपको क्या शो कर रही है? सो दिस टेबल शोज दैट इनिशियली 30 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी 30 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर सप्लाइड एट द प्राइस ऑफ ₹10 per unit. Okay, so owing to some factors generally related to increase in the cost of production, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं उनके कारण, उसमें वो कारण क्या होंगे? जनरली क्या होगा? वो किससे रिलेटेड होंगे? जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जब कुछ फैक्टर्स में इस तरीके के चेंजेस आते हैं जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा? फर्म्स आर नाउ विलिंग टू सप्लाई ओनली 20 यूनिट्स even when price of the commodity stays at 10 rupees। ठीक है, ₹10 पर यूनिट, अभी भी वो 10 रुपीज पर ही है, लेकिन क्योंकि फैक्टर्स में जो चेंजेस आए, ठीक है, जो कुछ अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सप्लायर ने ये डिसाइड किया कि पहले वो जो 30 यूनिट सप्लाई कर रहा था, अब वो कम करके 20 यूनिट सप्लाई करेगा। तो इट इम्प्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्टिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, ये बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। देखिए, जैसे कि यू कैन सी इन दिस डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम, यस, इन दिस डायग्राम इट इम्प्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सो आप इस सप्लाई कर्व में देख सकते हैं, पहला सप्लाई कर्व, अब मान लो पहले क्या आते हैं हमारे टेबल के हिसाब से देखें तो 10 पर हमारी पहले कितनी सप्लाई हो रही थी? 30 यूनिट्स की। ओके, अब क्या हुआ? प्राइस तो 10 ही रहे, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हमारी सप्लाई डिक्रीज होकर कितनी रहेगी? 20 यूनिट्स की सप्लाई। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? 20 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है। तो हमारा पहले ये था, ये ए आया, फिर उसके बाद वो पीछे बैकवर्ड में बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो पहला सप्लाई कर्व हमारा S1 ये है, और इसी की पे अगर जाए तो ये हमारा सेकंड हो गया, शिफ्ट होकर S2 पर पहुंच गया, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है वो सप्लाई कर्व। सो बैकवर्ड शिफ्ट सप्लाई कर्व क्या दिखा रहा है हमारा? डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई। So this diagram implies a backward shift in supply curve as from S1 to S2, and the producer shift from point A on the old supply curve to point B on the new supply curve. Okay. So next is causes of decrease in supply. अब सप्लाई के डिक्रीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो हमने जो इंक्रीज इन सप्लाई के जो भी रीजन देखे, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज इन सप्लाई के हमारे पास कॉजेज हो जाएंगे। फर्स्ट इज यूजेस ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। वहां तो इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पर हम अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ही यूज करते रहते हैं, तो जिससे क्या होगा? हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज हो जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी तो हमारी फॉल हो रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी राइज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड, इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस। अब फैक्टर प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए, यानी अब हमें पहले से ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, पहले से ज्यादा वेजेस देनी पड़ रही हैं, पहले से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हमारे जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी, तो हमारा अब सप्लायर क्या होगा? वो सप्लाई कम करेगा। सो इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस causing increase in cost of production। ओके, सो हमारी इसी वजह से दैट्स व्हाई हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। थर्ड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट है, जैसे
टी एंड कॉफी है, ठीक है, तो जो कॉफी है वो हमारा कंपीटिंग प्रोडक्ट है। अब मान लो उसके प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाते हैं, तो अब प्रोड्यूसर जो अपनी प्रोडक्ट की सेल कर रहा था वो मार्केट में अब कंपैरेटिवली कॉफी के सस्ता हो गया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई कम कर देगा। सो इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू रिस्ट्रिक्ट देयर सप्लाई एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स। अब नंबर ऑफ फर्म्स की क्या बात है कि जब नंबर ऑफ फर्म्स जितनी कम होंगी उतनी ही सप्लाई कम होगी, नंबर ऑफ फर्म्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही सप्लाई ज्यादा होगी। सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, दिस डिक्रीजेस मार्केट सप्लाई of the product even when price remains constant. Okay, next expected, yes, मार्केट अगर मान लो न्यूर फ्यूचर में प्रोड्यूसर्स को अपनी कॉमोडिटी के प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन है, तो अब वो क्या उसे पता है कि अब फ्यूचर में भी मेरे प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि मैं फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, तो वो प्रेजेंट में क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर देगा। सो एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर टू रिड्यूस देयर करंट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज शिफ्ट इन गोल्स ऑफ फर्म। अब फर्म का एक गोल है, फर्म के मैंने बताया दो गोल होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब अगर एक फर्म जो है उसका जो गोल है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से शिफ्ट होकर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर पहुंच गया, तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका क्या है, मेन फोकस है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो तभी अपने प्रोडक्ट की सेल ज्यादा करेगा जब उसको प्रॉफिट ज्यादा अर्न होंगे, अदरवाइज वो सप्लाई कम करेगा। तो शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, when the focus is on profit maximization, जब उसका मेन फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, so firms in the monopoly market often restrict sale of their product. Okay, next वही गवर्नमेंट पॉलिसी की बात आ गई, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में अब क्या है, जो टैक्सेशन है, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाती है तो सप्लायर की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और वो सब्सिडीज भी कम देती है, सब्सिडीज भी नहीं देती है, विड्रॉ कर लेती है सब्सिडी देने से, तो उससे क्या होगा, उससे सप्लायर की सप्लाई कम हो जाएगी। सो इंक्रीज इन टैक्सेशन और विड्रॉल ऑफ द सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट प्रॉम्प्ट्स द प्रोड्यूसर्स टू रिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज यस, अब हमें क्लियर है कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व दोनों हमें क्लियर हो चुके हैं कि क्या होते हैं। इसमें हमने एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई की स्टडी की है। अब हम इनके सबके बीच में डिफरेंसेस भी देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पेपर में जो है इनमें से कोई डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो हम पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। So movement along a supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to change in own price of the commodity. Okay, so other factors remains constant. दूसरे factors constant रहने चाहिए, और जब क्या है, जब commodity के अपने commodity के prices में change आने से जब supply में change आता है, तो it is called change in quantity supply। इसे हम क्या बोलेंगे, change in quantity supply। जब अपने जब केवल प्राइजेस में चेंज होने से सप्लाई में चेंज होता है। शिफ्ट इन सप्लाई का क्या होगा, शिफ्ट इन सप्लाई का रेफर्स टू ऑल सच सिचुएशंस व्हेन चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू फैक्टर्स, ठीक है, किससे रिलेटेड है, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब फैक्टर्स में चेंज आने से, ठीक है, प्राइस के अलावा फैक्टर्स में चेंज आने से जब सप्लाई में चेंज आता है तो इसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है आपके पास, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट है, और इसमें ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये हम मान के चल रहे हैं कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट है यहाँ पे, while any of the other determinant of the supply changes. Okay, so diagrammatically हमने देखा कि diagrammatically it is shown as the downward और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई का, और इसमें क्या है, डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। सो क्या डिफरेंस है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई में। सो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू
इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं, एक तो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में से एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को उठा रहे हैं, और शिफ्ट इन सप्लाई में से इंक्रीज इन सप्लाई को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखना है। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। किस वजह, कैसे क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई थी? ड्यू टू चेंज इन, इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब एक कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीजिंग होने से, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारी क्या होगी? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या था? जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाए, ठीक है, प्राइस के अलावा, तो वहां पर क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई। सो इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन। ये किस अजम्पशन पर है? किस अजम्पशन के ऊपर हम स्टडी करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को? कि अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, कि ये सब कांस्टेंट मान के, ये अजम्पशन है कि अदर डिटर्मिनेंट्स जो है सप्लाई के, उनको कांस्टेंट रखना है हमने। तो इस बेस के ऊपर स्टडी किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को। और इंक्रीज इन सप्लाई इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कि आपके उस कमोडिटी के जो अपने प्राइस हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू, हाँ जी, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, उसी सेम सप्लाई कर्व के ऊपर या तो अपवर्ड मूवमेंट होती है या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। सो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद along the supply curve from the left to right. So क्योंकि हमने देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में आपके पास कहाँ की तरफ मूवमेंट होगी? सप्लाई कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, तो सप्लाई कर्व में, सेम सप्लाई कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट क्या होगी? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है। सो इंक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये हमारा कौन सा है? जो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का कॉन्ट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, और इंक्रीज इन सप्लाई में आपके पास, सॉरी, शिफ्ट इन सप्लाई में डिक्रीज इन सप्लाई है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जब एक अपनी कमोडिटी जो है उसके खुद के प्राइस के डिक्रीज होने से अगर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एंड डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। जबकि उसके अपने प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहे हुए हैं, फिर भी हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट, का कौन सी अजम्पशन है? अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। एंड डिक्रीज इन सप्लाई स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? देखिए, आपके पास, आप चाहे तो इसमें अगर आप मान लो आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसमें आप टेबल भी शो कर सकते हो। इसमें डिफरेंस के अंदर टेबल शो कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, तो ऐसे आपका 6 मार्क्स का इजीली बन जाता है। तो आप यहाँ पर क्या शिफ्ट करोगे? कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? जैसे आपका ये सप्लाई कर्व है और ये क्या हो रहा है? बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन, ये डिक्रीज है, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? आपके पास, ये आपके पास मान लो क्या है? ये सप्लाई कर्व है, तो इसमें कहाँ मूवमेंट हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होगी। यहाँ पर पहले ए पर था पॉइंट पर, अब ये ए से कहाँ आ गया? बी पॉइंट पर आ गया, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। So contraction of supply leads to downward movement along the supply curve from right to left, and decrease in supply leads to backward shift in supply का। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये decrease in supply का जो backward shift in supply curve को दिखा रहा है। Okay students, so tomorrow we will discuss the price elasticity of supply. Okay, so ये हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टडी करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, so that's all for today. Have a good day.